खोए हुए बुद्ध की खोज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुद्ध का वैश्विक परिप्रेक्ष्य। गौतम बुद्ध ने ध्यान को विश्वव्यापी बनाया। पाली में यह ध्यान है। आचार्यों ने ध्यान को परिष्कार कर ध्यान बनाया। बुद्ध का यह ध्यान जब चीन पहुंचा तब वहां चियान चान हुआ। बुद्ध का यह ध्यान जब कोरिया पहुंचा तब वहां सियोन सांजान हुआ। बुद्ध का यह ध्यान जब वियतनाम पहुंचा तब वहां थिएन हुआ। बुद्ध का यह ध्यान जब जापान पहुंचा तब वहां जैन हुआ। और सोचने वाला जहन गौतम बुद्ध नहीं बन पाता। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, बुद्ध अर्थात जागा हुआ जानने वाला ज्ञानी। जो बुद्ध है वही संस्कृत में बुद्ध है, अर्थात जागना, ज्ञान होना। जो बुद्ध है वही रूसी में बुद्धित है, अर्थात जागना। जो बुद्ध है वही लिथुआनी में बुद्धि है, अर्थात जानना। जो बुद्ध है वही स्लोवानी में बुद्धि है, अर्थात जानना। जो बुद्ध है वही चेक और क्रोशियाई में विदम है, अर्थात जानना। जो बुद्ध है वही अवेस्ता में बोधयति है, अर्थात जानना, समझना। गौतम बुद्ध का समय वैचारिक क्रांति का युग था। एक महत्वपूर्ण और रुचिकर तथ्य यह है कि यह वैचारिक क्रांति की लहर विश्व के कई देशों में लगभग एक ही समय में फैली हुई थी। भारत में बुद्ध, ईरान में जरथुस्त्रा, चीन में कन्फ्यूशस, यूनान में हेराक्लिटस आदि ने अपने अपने देशों में नवीन विचारों का नेतृत्व किया। पड़ताल इस बात की भी होनी चाहिए कि बुद्ध की वैचारिक क्रांति के जन्मने में वैश्विक माहौल का क्या योगदान रहा है। अशोक के धम्म का अनुवाद रिलीजन करना भाषा के दृष्टिकोण से गलत है। खुद अशोक ने धम्म का अनुवाद ग्रीक में कराया है। यह अनुवाद उसके द्विभाषीय कंधार शिलालेख पर अंकित है। उसने धम्म का अनुवाद ग्रीक में यूसेबिया कराया है, जबकि ग्रीक में रिलीजन को थ्रिस्किया कहा जाता है। रिलीजन में ईश्वर या देवताओं के अस्तित्व में विश्वास जरूरी होता है, जबकि धम्म या यूसेबिया में यह जरूरी नहीं है। अशोक ईंट क्या है? कई प्रकार की ईंटों में एक विशेष मोटाई की ईंट सम्राट अशोक ने बौद्ध विहार के निर्माण के लिए चलाई थी। इसकी मोटाई 7.5 सेंटीमीटर हुआ करती थी। 7.5 सेंटीमीटर की मोटाई वाली ईंटें प्राक हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर कुषाण एवं गुप्त काल तक कहीं से नहीं मिलती है। नालंदा बौद्ध विहार का साइट 1A की ईंटों में अशोक ईंट भी है, जिसकी मोटाई 7.5 सेंटीमीटर है। फिर भी इतिहासकार गुप्त काल का रट्टा मार रहे हैं। चीन का प्राचीन नाम चाहे जो भी रहा हो, ईसा से कोई 2 सदी पूर्व इस देश का नाम चीन, चाइना प्रचलित हुआ। यह वही समय है जब बुद्ध का ध्यान चीन पहुंचा, जिसे चीनी भाषा में चान, चियान कहा जाता है। क्या चान, चियान से चीन, चाइना का कोई संबंध है? यदि नहीं भी तो दक्षिण पूर्व एशिया को हिंद, चीन और मध्य एशिया के बड़े भूभाग को चीनी तुर्किस्तान क्यों कहा जाता है, जबकि प्राचीन काल में ये सब इलाके बौद्ध धर्म से जुड़े थे। यदि भारत विश्वगुरु था तो गौतम बुद्ध के कारण था, और आज भी दुनिया के अनेक देश बुद्ध के जन्म स्थान होने के कारण भारत को गुरु भूमि मानते हैं। दुनिया में सबसे अधिक मूर्तियां बुद्ध की बनी। फारस में तो बुद्ध की मूर्तियां इतनी बनी कि बुद्ध की मूर्ति के पर्याय बन गए। तिब्बत का क्या कहना? वहां तो बुद्ध ही बुद्ध, ऐसे कि तिब्बत देश का नाम ही बौद्ध बुद्ध पड़ गया। तिब्बत में घाटी के पत्थरों की कटाई में मजदूरों को यह बुद्ध की शैल प्रतिमा मिली है। तिब्बत में मिली 1200 साल पुरानी बुद्ध की शैल प्रतिमा। कामदो सिटी की चागयाब काउंटी के आसुर से बुद्ध की एक शैल मूर्ति शिला पर बनी एक मूर्ति मिली है, जिसके 1200 वर्ष पुरानी होने की संभावना है। बात ईसा से 1000 साल पहले की है। तब इजराइल पर यहूदी राजा सोलोमन का शासन था। सोलोमन का जहाजी बेड़ा भारत से बंदर और तोते यरूशलेम ले गया था। जहाजी बेड़े के लोगों ने बंदर और तोते के लिए जो भारत में नाम सुने थे,
उन्होंने वे हिब्रू में लिख लिए थे, जिसका विवरण हमें बाइबल में मिलता है। भारत के लोग बंदर को कोफिम और तोते को तुकुम बोलते थे। कोफिम वस्तुतः द्रविड़ शब्द कपि बंदर है और तुकुम वस्तुतः शुक तोता का पूर्व प्रचलित द्रविड़ रूप है। ये शब्द रूपीसा से 1000 साल पहले जिस भारत का चित्र प्रस्तुत करते हैं वह वैदिक समाज का नहीं है, बल्कि द्रविड़ समाज का है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने अपनी पुस्तक बृहत्तर भारत में लिखा है कि भारत से पूरब दिशा में सबसे पहले बौद्ध धर्म चीन पहुंचा। 5वीं सदी में आचार्य बोधि धर्म चीन गए और वहां मार्शल आर्ट के रूप में जूडो, कराटे, कुंफू जैसी कलाओं को विकसित किया। आचार्य बोधि धर्म ने अपने दिन शाओलिन गुफाओं के बौद्ध विहार में गुजारे थे। यही शाओलिन गुफाओं के बौद्ध विहार मार्शल आर्ट की जन्मस्थली मानी जाती है। मार्शल आर्ट मूलतः बौद्ध धर्म के ध्यान आधारित आत्मरक्षा की तकनीक है। यह शाओलिन में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेते हुए बौद्ध भिक्षुओं की तस्वीर है। आप्त से आस्था से ज्ञान प्राप्त करना वेद है। विवेक से विवेचन पद्धति से ज्ञान प्राप्त करना थेर है। यही थेरवाद अंग्रेजी में थ्योरी सिद्धांत है। इसीलिए बुद्ध की शिक्षाओं को सिद्धांत थ्योरी कहा जाता है। चिलास एक कस्बा है, गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र के दियामेर जिले में है। चिलास के बौद्ध शैल चित्र मशहूर है। पहले शैल चित्र में बुद्ध को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है, दूसरे में एक स्तूप को और तीसरे में बुद्ध संघ स्तूप को। चौथा शैल चित्र भी बुद्ध संघ स्तूप है, जिस पर 3 लिपियों में लिखा हुआ है खरोष्ठी, ब्राह्मी और सोगदियन। सोगदियन मूलतः सगदियाना की भाषा थी और कभी मंचूरिया तक फैली हुई थी। ईसवी सन तक पश्चिमोत्तर में भी बुद्ध के विचार काफी दूर तक पहुंचे थे और अपनी अपनी भाषा में लोग बुद्ध को समझ रहे थे। इत्सिंग ने अपने यात्रा विवरण के आरंभ में लिखा है कि चीन से भारत और उसके पड़ोसी देशों में अब तक 56 बौद्ध यात्री आ चुके हैं। इत्सिंग को 400 और वेन्सांग 657 बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपि भारत से चीन ले गए थे। विचार कीजिए कि जब 2 बौद्ध यात्री कोई 1000 बौद्ध पांडुलिपि चीन ले गए थे, तब 56 बौद्ध यात्री कितनी बौद्ध पांडुलिपि चीन ले गए होंगे। विक्रमशिला, उदंतपुरी, तेलहाड़ा को छोड़िए, सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़े बड़े पुस्तकालय थे। सबसे बड़ा पुस्तकालय 9 मंजिला था। अंदाज कीजिए कि बौद्ध विश्वविद्यालयों के पास कितनी किताबें रही होंगी। गुणभद्र, धर्मरुचि, रत्नमती, बोधिरुचि जैसे अनेक बौद्ध विद्वान चीन गए और बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। अकेले गुणभद्र ने 78 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। सोचिए कि चीन गए दर्जनों बौद्ध विद्वानों ने कितने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया होगा। 11वीं सदी तक बौद्ध विद्वानों का तिब्बत जाने का तांता लगा रहा। शांति रक्षित, आर्यदेव, कमलशील, अतीश जैसे दर्जनों बौद्ध विद्वान तिब्बत गए, बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किए, लिखे भी। अकेले अतीश ने 200 बौद्ध ग्रंथ लिखे थे। सोचिए कि तिब्बत गए दर्जनों बौद्ध विद्वानों ने कितने बौद्ध ग्रंथ लिखे होंगे। फाहियान भारत से पोध में लाद लाद कर क्या ले गए। राहुल सांस्कृतायन तिब्बत से खच्चरों पर लाद लाद कर क्या लाए। वही बौद्ध साहित्य, ईंट नहीं। ईंट की बात निकली है तो जानिए कि नालंदा की खुदाई में ईंटों पर भी लिखा हुआ बौद्ध साहित्य मिला है। ईंट की बात छोड़िए, राहुल सांस्कृतायन तिब्बत से सोने और चांदी की स्याही से लिखा हुआ बौद्ध साहित्य ले आए हैं। यकीन न हो तो तस्वीर में देख लीजिए। बहुत समृद्ध था बौद्ध साहित्य अकूत।